हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैंने हिस्ट्री का जो सीरीज लेकर चल रहा था जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। और दोस्तों मैं रोज़ 6:30 बजे से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें 1500 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बनता है दोस्तों। तो इसमें हम आपको दो या तीन दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा और कुछ जो क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो हिंद चीन का पर्याप्त है क्या? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो लाओस और वियतनाम और कंबोडिया को मिलाकर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिंद चीन। और दोस्त, हिंद चीन इसलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ जो क्षेत्र था जो कुछ क्षेत्र था इस पर भारत का संस्कृति का प्रभाव था और कुछ क्षेत्र पर चीन के संस्कृति का प्रभाव था। इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? हिंद चीन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये कितना दूरी में फैला था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका हिंद चीन फैला था। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। और इसको इंडो चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि हिंद से इंडिया का इंडो कहते हैं और चीन को चाइना कहते हैं। तो इसे तो यार, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है माय डियर फ्रेंड। क्या बनेगा कि हिंद चीन को दूसरे नाम क्या है? तो इंडो चाइना कह सकते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा तो इंडो चाइना कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। वियतनाम पर किसका प्रभाव था? चीन का। वियतनाम पर किसका प्रभाव था? चीन का। यानी चीन के संस्कृति का प्रभाव था कहाँ? वियतनाम पर। लेकिन लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हिंद चीन। तो ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनेगा कि हिंद चीन क्यों कहते हैं, तो कहेंगे कि हमारा जो प्रभाव था लाओस और कंबोडिया पर भारत के संस्कृति का प्रभाव था, और जो वियतनाम था, वियतनाम पर चीन के संस्कृति का प्रभाव था। इस वजह से हिंद चीन को क्या कहते हैं? इंडो चाइना के नाम से जानते हैं, अच्छा हिंद चीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंद चीन किसको कहते हैं? लाओस और वियतनाम और कंबोडिया को सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए दोस्त देख लेते हैं। चलिए, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का क्या कारण रहा? माने क्या कारण, माने काहे वो लोग उपनिवेशवाद अपना कहाँ हिंद चीन में बैठाया? कौन? फ्रांसीसी वाले। कौन लोग? फ्रांसीसी वाले। अपना बताइए आप कि क्यों, मतलब कि ये सवाल ऐसा उठेगा कि आखिर वहाँ पर क्यों गए। तो आइए इसका जवाब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है आर्थिक कारण। इसमें हम लोग 3 कारण पढ़ेंगे दोस्त। इसमें 3 या 4 कारण आपको हम बताएंगे। देखिए, हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और बागान था। देखिए, हिंद चीन जो था उसके पास बहुत ही उत्तम प्रकार की कृषि था और उस पर बागवान था। इस वजह से हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग पहला कारण था कि हम लोग चलिए हिंद चीन में सुरक्षित जगह है। तो आइए इसको अभी समझते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में धान और रबड़ की खेती होती थी। किसी? धान और रबड़ की खेती होती थी, रबड़ की। और इसके अलावा खनिज संपदा जैसे टिन था, टंगस्टन था, कोयला था, जस्ता था से परिपूर्ण था। इन सभी वस्तुओं पर अधिकार का अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो उसको क्या था कि मैं अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करूं। दोस्तों, आप भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तब फ्रांसीसी भी वाले भी अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहाँ पर आए? उपनिवेश बनाए। किसको उपनिवेश बनाया? हिंद चीन को उपनिवेश बनाया। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर पहल का कारण था कि वहाँ पर कृषि उत्तम प्रकार की थी और वहाँ पर बागवान भी उत्तम प्रकार के था और खनिज संसाधन भी टीन और टंगस्टन और कोयला और जस्ता से परिपूर्ण था। इस वजह से पहला कारण हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का पहला कारण। चले दूसरा कारण की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट कारण था। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्त। ये कौन सा प्रश्न है? दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, आप ध्यान में रखेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। चलिए,
देखिए कोई ऐसा नहीं है, सब लालचे में होता है। देखिए आप भी किसी के क्षेत्र में अगर अधिकार कर रहे हैं तो कोई लालच की वजह से जाएगा। कोई आज के समय में देखिए जो अच्छे दोस्त हैं उनको खोजना बहुत मुश्किल है। सभी लोग आर्थिक दृष्टि से आपसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आप संभल के किसी से दोस्ती करेंगे और जल्दी किसी पर विश्वास न करें, आपको विश्वासघात मिल जाएगी। चलिए आइए समझते हैं। तो बर्बर और असभ्यों का सभ्य बनाना। देखिए ये लोग क्या मानते थे, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे और दुनिया में इनके जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। और ये कहते थे कि हमें भगवान ने भेजा है, हमने भगवान ने भेजा है, क्योंकि जो तुम हिंद चीन वाले हो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तो तुम का तेज हो। तो ये अपने आप को क्या बनाता था, भगवान के दूत बताता था कि चलो तुम लोग सब सफा बेकार आदमी हो, हम लोग तुम लोगों को लिए भगवान ने भेजा है, क्या कर दीजिए, सब बना दीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, फ्रांसीसियों को ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो जो बहुत ज़्यादा दिमाग है तो दिमाग ज्ञान देते हैं, तो आप भी अपना दिमाग बढ़ाइए, दूसरे का ज्ञान से मतलब नहीं है, ठीक है ना। और बाकी हिंद चीन के सभी लोग अक्लमंद है, माने उनके पास कोई दिमाग उमाग नहीं है। हिंद चीन वाले लोग के पास, ये किसका कहना था, तो फ्रांसीसियों का कहना था कि तुम्हारे लोगों के पास में अक्ल उक्ल नहीं है, हम तुम लोगों के लिए, तुम लोग बोका आदमी हो, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोगों को सभ्य बनाने के लिए मैं भगवान, देखिए, और भगवान हमें सभी को सभ्य बनाने के लिए, भगवान हमें सब बनाने के लिए भेजा है। अतः फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन की निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया तथा लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया और साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार सुधारवादी साबित किया। देखिए अपना पढ़ाई वहाँ पर ले गया। ऐसा नहीं कि वहाँ के हिंद चीन वाले लोगों की पढ़ाई में वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारा पढ़ाई बेकार है, तुम्हारा धर्म बेकार है। और जब बाबू किसी के धर्म की बात आ जाती है तो क्या होता है, वो खून खोलने लगता है। अगर मान लीजिए हम ही हिंदू धर्म से है दोस्त, अगर हमारे धर्म को कोई खराब कहेगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, देश के लिए भी जान दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रहे हैं आप, ये एक बोर्ड मत समझिएगा, ये बड़ा अक्षर किया गया है। और जब तक आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1.5 पेज नहीं लिखते हैं इतिहास में तो आपका नंबर कट जाएगा बाबू। तो चलिए नेक्स्ट इस समझ में आपका आ गया होगा। चलिए अगला समझते हैं। अगला क्या है, व्यापारिक सुरक्षा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये लोग कहाँ, फ्रांसीसी लोग करता था भारत में व्यापार, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर डच आ गए, ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश वाले इन लोग के साथ में स्पर्धा हो गया। तो अब ये लोग सोच रहा था कि अब लोग हम लोगों के लिए इतना सामान मशीन से उत्पादन कर रहे हैं, आखिर बेचे तो कहाँ बेचें। तो इनको सबसे सुरक्षित जगह लगा हिंद चीन, इस वजह से ये लोग कहाँ आए, हिंद चीन में आए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों को हिंद चीन बहुत सुरक्षित स्थान लगा, क्योंकि भारत में इनको मार रहा था कौन, अंग्रेजा मार रहा था, इस वजह से इन लोगों को क्या भागना पड़ेगा। इंडो चाइना था, वहाँ पर बहुत सारे लोग था। फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश लोग थे और डच लोग थे। अरे तू ही है, मार कर दे फाड़ देंगे, तो उसको भगाया मार के, तो ये लोग कहाँ जाएगा, हिंद चीन में जाएगा। आइए तो देख लेते हैं कैसे। अरे चीन में उसके व्यापारिक प्रतिबंधी अंग्रेज थे। तो चीन में कौन प्रतिबंधी, अब कहता चीन में वो जो अंग्रेजों है, कहता को वहाँ भी तुमको नहीं करने देंगे। अब बेचारा करे तो क्या करे, तो देखा कि अब चलिए कोई छोटा सा में चल जाए, तो हिंद चीन में उस पर केहू का ध्यान नहीं था। तो ऐसा काम करिए जिस पर किसी का ध्यान ना हो, तो जरूर सक्सेस हो जाइएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और आप में मान लीजिए प्रतिभा है तो कुछ भी कर सकते हैं। आइए, भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो गए अंग्रेजा के वजह से। कौन कमजोर हो गया, ये फ्रांसीसी वाला। ओके, आर्थिक तथा व्यापारी के दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन सुरक्षित लगा। कहा कि वो जब पीट देंगे, पैसा रुपया पीट देंगे, और सही में पीटवो किया। ओके, क्योंकि वहाँ से भारत और चीन दोनों जगहों को संभाल सकते थे। भारत और चीन को वहाँ से क्या कर सकते, संभाल सकते थे, क्योंकि भारत और चाइना एक में मिला है, इंडो चाइना भी एक में, दोनों का संपर्क होता है। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप समझ सकते हो। तो ये हमारा तीसरा कारण है, सॉरी तीसरा कारण क्या हुआ बाबू, हमारा ये तीसरा कारण हुआ। आप लोग ये समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ये सभी आम भाषा में ये सभी पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इन सबको एग्जाम में इस तरह से लिख देते हैं तो आपका 1 मार्क्स भी कटने की संभावना नहीं है। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है
कच्चे माल की आपूर्ति। अब यहाँ पर देखिए कच्चे माल, देखिए हमारे देश भी था, तो हमारे देश से यहाँ से कच्चा माल ले जाके या फिर हमारे देश में बेचता था, ये सब था इन लोगों का निवेश, इसीलिए बना रहा था सब। तो ये भी क्या किया, कच्चे माल यहाँ पर उपलब्ध होते थे। देखिए वियतनाम फ्रांस के लिए कच्चे माल का आधार और बिक्री बाजार, यहीं से सामान ले जाना और फ्रांस से बनाना और ले जाके बाजार में बेच देना। तब बाजार भी कौन था, हिंद चीन था। और इसे उपनिवेश बनाकर भारतीय और चीन पर के दुश्मन पर नज़र रखना, तो अपने प्रतिस्पर्धा करना था किससे, डच से, ब्रिटेन वाला से प्रतिस्पर्धा भी करना था। नो, इसका दुश्मन था क्योंकि वहाँ पर मार के थप्पड़वा से इसको भगा दिया था, कहाँ, हिंद चीनवा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू, बड़ी मज़ेदार है तो ये टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद वो दीर्घ था, वो क्या था, दीर्घ था। वो 5 नंबर में बहुत बार सवाल एग्जाम में आया हो दोस्त, तो आप जरूर इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट में आपको हमको कमेंट करके बताइए कि मज़ा आ गया सर। ओके, आइए, तो हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ बताइए। हिंद चीन में, तो अभी मैंने पीछे ही बात बताया था कि इसको भारत में अंग्रेज के साथ और डच के साथ और चाइना में अंग्रेज के साथ इसको प्रतिस्पर्धा वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा था, तो अंग्रेजवा मार के थपड़वा से भगा रहा था, थपड़वा से नहीं, ठुकरे गोलियाँ से, ठीक है, तो भगा रहा था। तो क्या करेगा, भागेगा ना, तब इसको सुरक्षित जगह कहाँ लगेगा, हिंद चीन। और वजह से दोनों अपना प्रतिस्पर्धा जो है इसका क्या बोल, दुश्मन, तो दुश्मन पर नज़र वो रखेगा कि क्या कर रहा है, तो इस वजह से कहाँ भागेगा, हिंद चीन। और भी बातें हैं, आइए। और ये राजा था, राजा के माध्यम से ये लोग पूरा हिंद चीन पर क्या कर लेगा, अधिकार कर ले भाई। ओके, चले आओ। देखिए हिंद चीन का निर्माण हिंद देशों से मिलकर किया जाता है। हिंद चीन का निर्माण हिंद देशों से मिलकर किया जाता है, पहले ही बता दिया गया है, जिसका नाम लाओस और वियतनाम और कंबोडिया है। तो लाओस और वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी और व्यापारी हिंद चीन में आकर बस गए। 17वीं शताब्दी में कौन, पादरी और व्यापारी कहाँ आए, जिससे अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के लिए घुसा था और फिर हम पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से फ्रांसीसी वाले व्यापार के बहाने हिंद चीन में प्रवेश करता है, और साथ ही साथ पादरी भी क्या करते हैं, प्रवेश। अब पादरी कहता है कि तुम लोग असभ्य हो, हम सभ्य बनाने के लिए आए हैं। पादरी को एक तरह से पंडित कह सकते हैं। ओके, तो आइए, क्या कहता है, ये लोग घुस गया, आकर बस गया, और कोचिन चीन के राजा का इस्तेमाल करके, कोचिन चीन के राजा, क्योंकि वहीं के लोग कोचिन चीन के राजा पर वियतनाम के माने हिंद चीन के ही लोग इस पर आक्रमण कर दिया, माने इसके खिलाफ हो गए। तब वो सोचता था कि आखिर इस विद्रोह को दबाया कैसे जाए। तब 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसियों ने संपूर्ण क्षेत्रों पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तो क्या किया, फ्रांस से जाके राजा से मदद मांग रहे हैं कि देखिए इसको कैसे भी रोक दीजिए। तो ये लोग कहा कि हमको कुछ क्षेत्र देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र देना पड़ेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा मदद करेंगे। तो इस्तेमाल करके देखिए फ्रांसीसी संपूर्ण क्षेत्र पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी प्रतियोगिता के आधार पर कब्जा करने लगा, और इससे प्रारंभ कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बाद में सारा सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा। शुरू जैसे अंग्रेज हमारे देश में अच्छा काम किए थे, तो इहो शुरू फ्रांसीसी वाला भी अच्छा काम किया। कैसे सब लोग मानने लगे कि नहीं देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन बाद में क्या किया, बाद में कहता है कि तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारा भाषा भी बेकार है, तुम्हारा पढ़ाई भी बेकार है। अरे ससुरा, सब हम लोगों का बेकार है जी, तो तुम लोगों को अब मार के जैसे भगाएंगे। किसके मन में आया, हिंद चीन वाले निवासी को आया। आइए समझते हैं। तो देखिए इससे प्रारंभ में कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बाद में सारा सभ्यता, सांस्कृतिक, धर्म, भाषा, शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा। और जब ऐसा बात आ जाता है, किसी के धर्म के खिलाफ बात आता है, तो काट के गुड़िया खत्म कर देगा। वह बात हुआ
तो कहा इस प्रकार से इसका आगमन हो जाता है और 1887 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और लगभग 1887 में फ्रंट इंडो चाइना की स्थापना। तो देखो, तो पहले का रहे इंडो चाइना, तो अब की बार केकर प्रभाव पड़ गई, फ्रेंच के, तब एक नाम का पड़ गई फ्रेंच इंडो चाइना के स्थापना के साथ साथ पूरे हिंद चीन पर अपना कब्जा जमा लिया। देखिए दोस्त, पहले कैसे आया था, व्यापार के धीरे धीरे राजा के सहायता से कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया, एक बार पूरा कब्जा कर लिया, तब का बना दिया फ्रेंच इंडो चाइना। ओके, आप समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए मज़ेदार तरीके से पढ़ लिया जाए। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि वो भी दीर्घ था, अभी पीछे वाला वो भी सवाल दीर्घ था दोस्तों। अब आइए आगे समझते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का वर्णन करें। ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, बहुत ही इजी है, दीर्घ है लेकिन इजी है। आइए समझते हैं क्या कहता है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास की भावना सब कहलई, का कहलई, तुम्हारा धर्म वो खराब है, तुम्हारा शिक्षा खराब है, तुम्हारा भाषा खराब है। तो कहता अरे ससुरा कहते सब खराबे है, अब हम लोग से अब लड़ो, क्या करो, लड़ो। तो यह राष्ट्रवाद के विकास, जब अपने देश के प्रति हम लड़ते हैं, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तो यह हमारा क्या है, राष्ट्रवाद है। हिंद चीन के लोगों मर मिटने के लिए तैयार हो गए, जनता भी तैयार हो गई। तो अब यही का है राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्यों बढ़ता है, तो देखिए औपनिवेशिक शोषण, फ्रांसीसी सरकार द्वारा हिंद चीन का जमकर शोषण किया जा रहा था। इस बात से राष्ट्रवादी विचारधारा, अब जमकर किसी का शोषण होगा, जैसे 100 रुपया पैसा ले जाके कच्चा माल वहाँ से बना के यहाँ पर ला के बेचता था, तब अब समझ में आ गया कि ये हम लोगों का विकास नहीं कर रहा है, लूट रहा है। तो जनता को समझ में आ गया, तो इनके मन में क्या आया, राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। इससे संस्था और छात्रों का आंदोलन सक्रिय हुआ। तो ये संस्था और छात्र, बहुत सारे संस्थान थे जो देश के लिए काम करते थे, और छात्र फ्रांसीसी लोगों को मारने लगे, क्या करने लगे, अब उनका खून खोने लगा कि इसको कैसे भी भगाना है तो भगाना है। चलिए, आप समझ रहे होंगे। दूसरा औपनिवेशिक धार्मिक, अब ये कहा कि तुम्हारा लोग का धर्म खराब है, हम लोग का धर्म खराब है, ये और खतरा हो गया, क्योंकि किसी के धर्म के बात आता है तो वहाँ पर परेशानी हो जाती है। तो नीति फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्रों में, तो देखो फ्रांसीसी हिंद चीन के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसका केंद्र बिंदु ईसाई धर्म को अपनाना और उनका धर्म को हटाना, क्योंकि वो दो संस्कृति को मानते थे, एक भारत वाला संस्कृति और एक चाइना वाला संस्कृति। उसको हटा के किसको लाना, ईसाई धर्म को अपनाना। अतः इस धर्म से जनता में असंतोष फैल गई और अपनी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। यहाँ तक कि कहा कि तुम लोगों का किताब नहीं पढ़ना है, सब फ्रांसीसी का किताब पढ़ा, फ्रांस का किताब, तो ठीक है दोस्तों, फ्रेंच भाषा में, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आया। अब आपको कहा जाए कि सब छोड़ दीजिए और केवल अंग्रेजी पढ़िए, तो आपको खीस बढ़ेगा। तो वह बात हुआ कहाँ वहाँ, तो हेजबा कहाँ भइल, तो हिंद चीन राष्ट्रवाद, क्यों राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट मैंने बताया और ये तीसरा पॉइंट है। अगर आपको मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप 0.75 पर लगाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इसमें है विश्व घटना का प्रभाव। उसी बीच में छोटे से देश दूसरे देश को क्या कर दे रहा था, हरा दे रहा था। अरे फलाना बाबू, छोटका देशवा बड़का देशवा को हरा दियो, तो हम लोग कहे ना हरा दियो रे, आइए देखती हो। तो विश्व की कई प्रमुख घटनाओं ने राष्ट्रवाद के विकास में सहायक साबित हुआ, जैसे कि 1905 में रूस जापान के युद्ध में हुआ था। मैं पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जापान एक छोटा सा देश, रूस एक बहुत बड़ा सा देश, बड़ा का सेना वाला देश, उसको हरा दिया। तो इन लोग के मन में आया, ओ कुछ बड़का देश को, छोटका देश बड़का देश को हरा दिया, तो हम काहे नहीं हरा देंगे, हम लोग भी हरा देंगे। ओके, आइए, जिससे रूस की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, पीछे पड़े थे। इसी में क्या किया था, 1905 में जनता ने खूनी रविवार वाला बतवा याद है,
तो वे जा रहे थे छोटा सा देश हारने के कारण। तो इन लोग के मन में आया कि छोटा सा देश हरा दे रहा है तो हम लोग काहे नहीं हरा सकते हैं। तो 1911 में चीनी क्रांति हुई थी, जिससे नेता का डॉक्टर सन्यात सेन थे, चीनी क्रांति, और उसमें भी हारा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, 1929 में आर्थिक संकट तथा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इन सभी घटनाओं से प्रेरणा लेकर हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास किया गया और अंततः 1945 में वियतनाम आज़ाद हुआ। किससे? फ्रांसीसियों से। लेकिन बाबू फिर से ये क्या हो जाएगा, वियतनाम दो भागों में, ये इसमें लिखना नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ कि वियतनाम दो भागों में बट जाएगा, एक दक्षिण वियतनाम, एक उत्तरी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम पर समाजवाद का विचारधारा पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हो ची मिन्ह थे जिनके समाजवादी विचारधारा के थे, और जो दक्षिणी वियतनाम था वो पूंजीवादी के। तो फिर से यह आज़ाद हुआ, फिर दो क्षेत्रों में बट जाएगा, तो जाके फिर आगे 75 में ये आज़ाद होगा। आइए उस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्त, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर याद करके आना है दोस्त। आप ज़रूर एग्ज़ाम में इसको याद करके जाएंगे। अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया। चलिए, जनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम दो भागों में बट गया। ओहो, वियतनाम तो फ्रांस से अलग हो गया था, फ्रांस से आज़ाद हो गया था, लेकिन वियतनाम फिर दो भागों में बट गया। मैंने अभी बताया आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और दक्षिणी वियतनाम पर पूंजीवाद के था और उत्तरी वियतनाम पर समाजवाद के था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम दो भागों में बांट गया, जिसमें उत्तरी वियतनाम का कमान हो ची मिन्ह ने संभाला। वियतनाम दो में भाग गया और इसका समर्थन रूस और चीन ने 1980 में किया था, क्योंकि ये लोग रूस समाजवाद को मानता है, पिछले चैप्टर दूसरे में पढ़े थे। लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम था वो बागडोर बाओदाई ने संभाला था और इसका समर्थन अमेरिका तथा फ्रांस ने किया, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका क्या मानते थे? पूंजीवाद। दक्षिणी वियतनाम भी क्या मानता था? पूंजीवाद। बाओदाई और उसके संपर्क में था अमेरिका के। ओके, और अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था। अमेरिका कहता रहे मैं पूंजीवाद मानने वाला, समाजवाद को बढ़ने नहीं दूंगा, काट के फेंक दूंगा। तो इस वजह से क्या कर अमेरिका घुसा, समाजवाद को न बढ़े इसको रोकने के लिए क्या करता है अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था, इससे साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर गया। कहा कि समाजवाद को बढ़ने नहीं देंगे, इस वजह से साम्यवाद को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए अमेरिका घुस जाता है। कहाँ? अमेरिका हिंद चीनी में घुसता है। ओके डियर, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर लाइक ठोकेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर आपको मज़ा आ जाएगा। ये अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये सभी मैं सवाल इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम की दृष्टि से करा रहा हूँ दोस्त, इसमें आप ठोक के मार के आएंगे, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, मुझे गारंटी है। आइए, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? अरे ये मार्ग तो ही क्या किया था? एकीकरण कराया था, अमेरिका के पानी पिया दिया था। यही मार्ग लोगों में जज्बा था कि मैं अपने देश को आज़ाद करा के रखूंगा। ओके, आइए समझते हैं दोस्त, हो ची मिन्ह मार्ग। यह मार्ग उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था। उत्तरी वियतनाम में समाजवाद था और उत्तरी वियतनाम वाले दक्षिण वियतनाम वाले को ख़त्म करना चाहते थे। यस, वहाँ भी चलेगा समाजवाद, लेकिन अमेरिका आया था, अमेरिका को जाना पड़ा था। तो देखिए क्या हुआ, वियतनाम के लोगों ने बनाया था। तो हो ची मिन्ह मार्ग बजकटी में बई कि किसने बनाया था? तो उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन गए, हो ची मिन्ह का नाम दूसरा क्या है? भूल भुलैया नाम है। तो हो ची मिन्ह मार्ग के दूसरा नाम का हलई, तो भूल भुलैया हलई। यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता है। हनोई से चलकर लाओस और कंबोडिया वियतनाम तक जाता है, जिसमें 100 से अधिक कच्ची सड़क है। कच्ची समझता है ना जी? कच्ची, तो कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें मिलती है। 100 से अधिक कच्ची, पड़की, ऐसी पड़की नहीं, पक्की।
इसी सड़क के माध्यम से लोग आयात निर्यात करते थे और अपने सैनिकों के पास हथियार और खाना ले जाते थे। देख लो, सैनिक के यही से जाते रहे खाना, हथियार काटे वाला। ठीक है, चलिए आगे। सैनिक हथियार और खाना ले जाते थे, लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिराकर मार्ग को नष्ट कर दिया। बहुत दुख की बात हो गई। इस मार्ग को अमेरिका बम फेंक फेंक के अब बर्बाद कर दे रहा था। तो कहे जनता वहां कर, अरे कितना बार तोड़ेगा। रातों रात वहां के जनता रातों रात फिर उस मार्ग को मरम्मत कर देती थी, क्योंकि अमेरिका को पानी चटा दिया था। आइए समझते हैं, धूल चटा दिया था, सॉरी पानी नहीं। लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिराकर मार्ग को नष्ट कर दिया गया। परंतु इतने ही जल्दी वियतनाम के लोगों, खासकर महिलाएं, आपस में मिलकर समूहों को मरम्मत कर दें। कुछ ही देर में आप रातों रात उसको क्या कर देती थी, मरम्मत कर देती थी। वहां के महिलाएं बजा आए तो लाइक ठोकेंगे जरूर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ताकि व्यापार और आवागमन बाधित न हो। इससे अमेरिका को असफलता हुई और अमेरिका कहता है पापा, अरे सॉरी पापा नहीं, मैं अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। अमेरिका को इसमें पैसा, बड़का बड़का पैसा लगा था। बड़का बड़का मतलब करोड़ों लाखों। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा ही नहीं विश्वास कर रहा हूँ। आइए, मैंने इसमें आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया है। तो ठीक है दोस्त, आप लाइक ठोकेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप नए चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। आपको यहाँ पर हिस्ट्री का मज़ा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है माइली गांव की घटना। अमेरिका को इस सुनेंगे तो खून खौल जाएगा, मन करेगा काट के ख़त्म कर दे अमेरिका को। अमेरिका ने उस समय बहुत ही गलत काम किया था। आइए समझते हैं। यह घटना 1968 में घटा, जिसमें अमेरिका के सैनिकों के द्वारा दक्षिणी वियतनाम को माइली गांव को चारों ओर से घेर लिया। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को चारों ओर से माइली गांव को घेर लिया और बंदी बनाकर पीट पीट कर उसकी, वहाँ के पुरुषों की हत्या कर दी, और साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। एकदम घृणा ला काम किया। कौन? अमेरिका किया। ठीक। और 12 वर्ष की बालिका और 10 घंटे पहले जन्म देने वाली महिलाओं को भी गोली मार दी जाती है, और इसके बाद उस गांव में आग लगा दी जाती है। इस सनसनीखेज खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति के द्वारा सभी को बताया गया, और तो इस घटना को ही माइली गांव की घटना कहते हैं दोस्त। ये बहुत ही खराब किया था। कौन? अमेरिका। दक्षिणी वियतनाम को चारों तरफ से उसके सैनिक घेर लेते हैं और वहाँ के पुरुषों को गोली मार मार कर हत्या कर देते हैं, और जो महिलाएं बचिया होती थी उनका बलात्कार करते हैं, और फिर उनको भी गोली मार मार के हत्या कर देते हैं। लेकिन उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब कि भगवान से कहिए को बच गया इस चीज़ों को उजागर करने के लिए, और उसने बताया। और इसमें अमेरिका को बहुत ही पूरा विश्व स्तर पर छी 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 गोयल गुजरल कहा गया। ओके, चलिए माय डियर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप रहते तो क्या अमेरिका को काटते? कमेंट करके जरूर बताएं, काटते कि नहीं काटते। आइए, रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और napalm बम की व्याख्या करें। ठीक है दोस्त, और 2 क्वेश्चन हैं, मात्र 2 क्वेश्चन, आप जरूर पूरा क्वेश्चन इसको देखेंगे। रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और napalm बम की व्याख्या करें। ससुरा बायोलॉजिकल हथियार के मामले में कौन आगे है? अमेरिका। दुनिया में मात्र इसका एक वर्चस्व है, इसके जैसा कोई नहीं है अभी तक। ठीक है दोस्त, लेकिन इसको भी न मानने वाला जरूर मिलना पड़ेगा, तब होगा। हर क्षेत्र में आगे है। आइए समझते हैं। napalm बम एक रासायनिक हथियार है, ये जैविक हथियार है। यहाँ पर जैविक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जैविक हथियार हलाई रे, तो जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? और यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो त्वचा में चिपक जाता और उसे जला देता है। तो वहाँ पर जो सैनिक होते थे उन पर छिटकता था जहाज से,
और जिसके जिसके ऊपर पड़ता था वो बेचारा के चाम जल जाता था। बहुत ही गड़बड़ है। किसी भी युद्ध का कारण होता है कि सैनिकों को मारना, वहाँ के व्यक्तियों को न मारना, तो वहाँ के व्यक्तियों को भी मार, आम जनता को मार देता था, जो बहुत ही गलत था। आइए, एजेंट ऑरेंज यह भी एक जहर था जिससे पौधे की पत्तियों पर झुलस जाती थी और पेड़ मर जाते थे। इसमें केवल पेड़ ही नहीं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी और फसलें भी बर्बाद हुई थी दोस्त। ठीक है, जो शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव के कारण कई वर्षों तक वियतनाम के जन्म लेने वाला बच्चा विकलांग होने लगा। आज भी विकलांग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजेंट ऑरेंज का क्या था। अब इस वजह से वो छुप जाते थे वहाँ के लोग। इस वजह से पेड़ पौधे पर भी ये क्या किया, फेंका। क्या? एजेंट ऑरेंज। napalm बम चिपक कर चाम में क्या होता था, सट जाता था। ठीक है, ओके माय डियर। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा। नहीं, अभी 2 क्वेश्चन हैं, अभी 2 क्वेश्चन हैं। हो ची मिह का संक्षिप्त परिचय दें। ये मार्क्स 2 नंबर का है, पीछे वाला भी 2 नंबर का था, तो ये भी 2 नंबर का है। ये चलिए एक बार पढ़ के आपको बता दें। हो ची मिह का जन्म 1890 ईस्वी में मध्य वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब किसान परिवार में हुआ और इनका बचपन का नाम डुएंग सिंकुंग था। इन्हें अंकल हो भी कहा जाता है। अब एडजेक्टिव बनेगा कि अंकल हो किसे कहते हैं, तो हो ची मिह को कहते हैं। ये मार्क्सवादी विचारधारा थे। तो मार्क्स किसको मानता था? मार्क्स किसको मानता था? तो साम्यवाद को मानता था, साम्यवाद को। तो ये भी किसको भी, हो ची मिह समाजवादी विचारधारा के मन विचारधारा को प्रभावित थे। किंतु घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वर्षों तक बच्चों के पढ़ाने का कार्य किया, क्योंकि इनकी घर की स्थिति खराब थी। इस वजह से बच्चों को पढ़ाते थे और साथ ही जहाज चलाने का नौकरी भी किया। और हो ची मिह मार्ग वहाँ के जाने माने व्यक्ति में से एक है दोस्तों। चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन अब बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, माइली गांव की घटना 1968 में घटी थी। पूरा विश्व स्तर पर इसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था दोस्त। किसका? अमेरिका का, क्योंकि ये बहुत ही गलती किया था अमेरिका। और इसमें उस समय का राष्ट्रपति निक्सन था। कौन? निक्सन। तो निक्सन ने 5 सूत्री लाया है। आइए, इसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। माइली गांव की घटना 1968 में घटा, जो एक सनसनी भरी खबर थी। इसके कारण अमेरिका के आंखों में किरकिरी छा गई, और किरकिरी छा गई यानी पूरा दुनिया में इसका क्या होने लगा, आलोचना होने लगा। वह है शर्म के मारे लज्जित हो गया, और अमेरिका जनता भी हजारों सैनिकों के बलिदान एवं अरबों डॉलर की बर्बादी का विरोध करने लगी। और अमेरिका के जनता अमेरिका का विरोध करने लगी, क्योंकि वहाँ पर हजारों की, देखिए, अरबों डॉलर क्या हुआ था, खर्च हुआ था। अब बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। इस वजह से अमेरिका के लोगों ने ही अमेरिका के क्या करने लगे, विरोध करने लगे, जिससे अमेरिका पर निरंतर दबाव बढ़ने लगा। जब उसी देश के लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, तो उस पर दबाव बनता है और अमेरिका के समक्ष आर्थिक संकट और सैनिक मनोबल के ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब आर्थिक स्थिति डगमगा गया, पैसा खर्चा हो रहा था, सैनिक मर रहे थे, इस मनोबल ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई और विश्व कोने कोने में इसकी बहुत आलोचना होने लगी। इस बात को लेकर निक्सन की 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की गई। निक्सन ने 5 सूत्री योजना लाया। तो क्या लाया, आइए हम इसको समझ लेते हैं। चलिए, आप लोग समझ रहे हो, 5 सूत्री के बाद समझ लीजिए। आइए, ये 5 सूत्री है, 5 सूत्री यही लाया था। चलिए माय डियर फ्रेंड, आप लोग समझ रहे होंगे। क्या? हिंद चीन के सभी सेनाएं युद्ध बंद करें। चलिए, हिंद चीन की सभी सेनाएं क्या करेंगे, युद्ध बंद कर देंगे, क्योंकि हिंद चीन के साथ इसका युद्ध हो रहा था। ठीक, युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाइयाँ बंद, कि युद्ध विराम हो जाएगा तो किसी भी प्रकार के कहीं भी लड़ाई नहीं होगी। युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। जैसे ही मान लीजिए हिंद चीन के साथ युद्ध बंद हो जाता है, तब कोई भी देश अपना शक्ति नहीं बढ़ाएगा। ओके, अब क्या समझ में लाई रे, मार खा है तो
युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना। तो युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य था शांति स्थापित करना, और युद्ध विराम के देखभाल प्रेक्षक करेंगे, माने दूसरा देश करेगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर अगर लास्ट तक जुड़े हैं तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ठीक है दोस्त, आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, और आप इसको एग्ज़ाम में ये कितना 10 क्वेश्चन मैंने कराया, अगर 10 क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो आपका एक भी सब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका मैं 100% गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर इसका वीडियो अगले दिन में डाल दूंगा। आप लगातार 3 वीडियो को देखकर ये चौथी वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।